जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीए एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एसएसजीडी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जिसका एग्ज़ाम फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो कौन कौन लोग अच्छे से तैयारी कर लिए हैं और जिसको अभी अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, तो उसके लिए आज से हम लोग मैराथन, जिसमें जीएस, रीजनिंग और हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो डेली चलेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर कर सकते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालें उसके पास नोटिफिकेशन जाकर और वो मेरा क्लास कर सके। तो आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं पहले रीजनिंग से। तो यह है हमारे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1। आज से हम लोग डेली एसएसजीडी 2025 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट के करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। जिनका 2024 में एसएसजीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो 2025 में लेकर कर रहेंगे। लोग जीभ जलने पर चाय नहीं छोड़ते, तो हम क्या एक बार फेल होने से सरकारी नौकरी के सपने छोड़ दें? गलत बात है। नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। इस 2025 में आपको एसएसजीडी का सिलेक्शन लेकर ही रहना है। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। हमारे सीरीज़ के साथ जुड़ जाएं, चैनल के साथ। इस पर बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। बहुत ही आसान तरीका से समझाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द कौन है? ऑप्शन 1 है टैंक, ऑप्शन बी है महासागर, ऑप्शन सी है कुआं, ऑप्शन डी है झील। देखिए, महासागर को एक जगह से दूसरे जगह रखा नहीं जा सकता है। महासागर में पानी होता है, वो एक जगह स्थित होता है। और झील में भी पानी भरा हुआ था, वो एक जगह से दूसरे जगह को नहीं रखा जा सकता, वो एक जगह पे ही स्थित रहता है। उसी प्रकार कुआं है, कुआं को भी एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं, वो एक जगह स्थित रहेगा। लेकिन टैंक हमारा जो है, टैंक को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर रख सकते हैं। तो इसमें से भिन्न हमारा टैंक हो जाएगा। टैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया अच्छे तरीके से? एक और फिर समझाते हैं। इनमें से विषम शब्द कौन है? तो महासागर को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग नहीं ले जा सकते, वो एक जगह स्थित रहता है। और झील भी एक जगह स्थित रह सकता है, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। और कुआं को भी एक जगह से दूसरे जगह स्थित रहता है, तो हम नहीं ले जा सकते हैं। टैंक जो हमारा रहता है, घरों में टैंक लगा रहता है पानी वाला, जो पानी भराता है उसमें नल जल या किसी प्रकार का टैंक जो रहता है, वो हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, जिसमें सबसे भिन्न हो जाएगा टैंक। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा सॉल्व। तो पहला संख्या जो लिखा है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। पहला 16 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 29 है, और उसके बाद 9 है, और फिर उसके बाद 22 है, और उसके बाद 23 है। तो इसमें हम लोग को इसने संख्या से हमको एक शब्द बनाना है। तो उसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, सब में से 4 माइनस करते हैं पहले। तो 16 में से 4 अगर माइनस हम लोग करेंगे तो 12 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और उसी प्रकार से 27 में से हम लोग 4 माइनस करते हैं तो 23 आएगा। और फिर 29 में से 4 माइनस करते हैं तो 25 आएगा। और फिर 9 में से 4 माइनस करते हैं तो 5 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग 22 में से 4 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। और फिर 23 में से 4 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। तो देखिए 12 नंबर पे कौन सा ABCD का कौन सा अक्षर आता है? तो 12 नंबर पे L आता है। और उसके बाद फिर 1 नंबर पे क्या आता है? तो 1 नंबर पे A आता है। फिर उसके बाद 23 है, तो 23 नंबर पे कौन सा संख्या आता है? तो 23 नंबर पे W आता है। उसके बाद फिर 25 है, तो 25 पे कौन सा संख्या आता है? तो 25 पर Y आता है। और उसके बाद 5 पर कौन सा संख्या आता है? तो 5 पर E संख्या आता है। उसके बाद फिर है यहाँ पे 18 पे कौन सी संख्या आता है? तो 18 पे
आर आता है। और उसके बाद 19 है, 19 नंबर पे कौन सी संख्या आता है, तो 19 पर एस आता है। तो वहाँ पे एक संख्या बन गया हमारा, देख सकते हैं आप, LAWYERS। तो कौन से ऑप्शन में है, LAWYERS, ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार हम समझाते हैं, आप अच्छे से समझने का कोशिश करिए। देखिए हमारे सामने एक संख्या दिया हुआ है 16, 5, 27, 29, 9, 22 और 23। इन सारे अंकों से एक शब्द बनाना है। शब्द बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सारे शब्द में सारे जो अंक दिए हैं इसमें से 4 हम लोग माइनस कर दिए हैं। तो सारे में 16 में से 4 माइनस किए तो 12 आएगा। तो 12 नंबर पे हमारे ABCD में कौन सी अक्षर आता है, तो 12 नंबर पर एल आता है, इसलिए यहाँ पे एल हो गया। और फिर 5 है यहाँ पे, तो 5 में से 4 को माइनस किए हैं तो 1 आएगा। और 1 नंबर पे कौन सा आता है, तो ए आता है। और उसके बाद 27 है, 27 में से 4 को माइनस करेंगे तो 23 आएगा। तो 23 नंबर पे क्या आता है, 23 नंबर पे डब्लू आता है। और उसके बाद 29 है, 29 में से 4 को माइनस किए तो 25 आया। और 25 नंबर पे कौन सी संख्या आता है, तो 25 नंबर पे वाई आता है। उसके बाद 9 है, 9 में से 4 घटाएं तो 5 आएगा। 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 5 पर ई आता है। उसी प्रकार से हम 22 में से 4 को घटाए हैं तो 22 में से 4 को घटाएं तो 18 आया। 18 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 18 नंबर पे आर आता है। उसी प्रकार 23 में से 4 घटाए हैं तो 23 में से 4 घटाने के बाद 19 आया। और 19 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 19 नंबर पे एस लेटर आता है। तो इसी प्रकार हमारा एक संख्या बन गया LAWYERS। तो ये किस नंबर पे दिया है, ये ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रथम युग्म की आकृति जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है उसी संबंध के आधार पर द्वितीय युग्म की दूसरी आकृति ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न आकृति है, ये ऑप्शन आकृति है, उत्तर आकृति। तो देखिए एफ के बाद ई आया है यहाँ पे, तो आई के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं पहले एफ के बाद ई कैसे आया। तो देखिए एफ के बाद ई हमारे पास कैसे आया, तो एफ में एक, यहाँ पे एक में एक पाई जोड़े नीचे तो ई बन गया। इसी तरह हम लोग आई में एक नीचे से पाई जोड़ेंगे, आकृति जोड़ेंगे तो ये एल बन जाएगा। फिर से देखिए एफ में हम एक नीचे आकृति जोड़े हैं तो ई बन गया। उसी प्रकार हम लोग आई में एक नीचे से आकृति जोड़ देंगे तो एल बन जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन कहाँ पे एल है, ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ शब्द है DEDICATE, डेडिकेट। दिया हुआ शब्द से कौन सा शब्द इसमें से बनाया जा सकता है। देखिए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पे डी है तो डी यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे है तो ई भी यहाँ पे है। उसके बाद सी है, सी यहाँ भी है। आई है इसमें तो आई इसमें भी है। और डी इसमें है तो डी इसमें भी है। फिर ई है तो ई इसमें भी है। तो ये तो मैच कर रहा है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आगे मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें डी है तो इसमें भी डी है। और इसमें ई है तो इसमें भी ई है। और इसमें एम है तो इसमें एम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर से, इसमें डी है तो इसमें भी डी दिया हुआ है। इसमें ई है तो इसमें भी ई है। इसके बाद इसमें आर है और इसमें आर नहीं है, इसलिए इसका ये भी गलत हो जाएगा। फिर हम लोग डी देखते हैं, इसमें डी है तो इसमें भी डी है। इसमें ई है तो इसमें भी ई है। इसमें बाद डी है तो डी इसमें भी है। उसके बाद इसमें यू है तो इसमें कहीं पर भी यू नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर सही हो जाएगा। इसमें डी है तो डी है, ई है तो ई है। इसमें सी है तो इसमें भी सी है। इसमें आई है तो इसमें भी आई है। इसमें डी है तो इसमें भी डी है। इसमें ई है तो इसमें भी ई है। बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रश्न देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निश्चित दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? इसमें से सार्थक क्रम दर्शाता है, कौन दर्शाता है, इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, किसी चीज़ को बनाना है हमको, तो उसके लिए पहले हम लोग सोचते हैं, नींव रखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो पहले हो जाएगा नींव रखना, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग उसको नींव रखने के बाद, सोचने के बाद हमको उसको बनाएंगे, निर्माण करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास निर्माण करना कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर पे है। और जब निर्माण हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। तो प्लास्टर करना कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है। और प्लास्टर करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पेंट करते हैं। तो पेंट करना 4 नंबर पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4। तो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 1, 3, 2 और 4। तो 1, 3, 2 और 4 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 1, 3, 2 और 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से भिन्न आकृतियों को चुनें। तो इसमें से कौन सा आकृति है जो भिन्न है? तो देखते हैं हम लोग कौन सी इसमें से भिन्न है। तो आप कोशिश करिएगा समझने का। इसमें देखिएगा को, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, और इसमें भी त्रिभुज बना हुआ है, और इसमें वृत्त बना हुआ है, और इसमें चतुर्भुज बना हुआ है, और सारे में यहाँ से बीच से एक काटा हुआ है, इसमें भी बीच से भाग में काटा हुआ है, इस भाग में भी काटा हुआ है, इस भाग में भी काटा हुआ है। तो अब देखने की कोशिश करेगा, इसमें से बराबर बीच से काटा हुआ है, और इसमें भी बराबर बीच से काटा हुआ है, और इसमें भी बीच बीच से बराबर से काटा हुआ है। लेकिन इसमें जो है बराबर से नहीं काटा हुआ है, ये ऊपर से काटा हुआ। थोड़ा और नीचे रहता तो इसमें भी बराबर हो सकता था, लेकिन सबसे अलग भिन्न जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें से भिन्न आकृति ऑप्शन बी है। चलते हैं हम लोग 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 7 नंबर प्रश्न हमारे पास है, 6 लड़कियां ए, बी, के, डी, ई और पी एक पंक्ति में खड़ी है, जो कि बी है डी और पी के बीच में है। बी है जो बी डी और पी के बीच में है, और ए जो है ना ही पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में है, और के जो है वह डी के बगल में नहीं है, और ई जो है ए और के बीच में है। तो बताइए पी किसके बीच में है? तो देखिए इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो है पी जो है, बी जो है डी और पी के बीच में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डी, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है बी जो है डी और पी के बीच में है। तो यहाँ पे बी लिख देंगे। एक मिनट फिर से देखिएगा, यहाँ पे बी जो है डी और पी के बीच में है। तो बी हो गया, डी और पी के बीच में बी हो गया, और उसके बाद है ए नहीं पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में है। ए जो है वो नहीं पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में है। तो इसको हम लोग आगे लिख देते हैं साइड में। और उसके बाद है के जो है वह डी के बगल में है। तो डी के बगल में जो है कि के है, सॉरी के जो है डी के बगल में नहीं है। तो के जो है डी के बगल में नहीं है, तो इसको इधर लिख देते हैं। ये हो गया के डी के बगल में नहीं है। और उसके बाद ई जो है ए और के बीच में है। तो ए और के बीच में हम लोग ई लिख देते हैं। तो हो गया यहाँ पे सारे लेटर को हम लिख लिए। और उसके बाद जो है पी के किसके बीच में है, पी जो है वह किसके बीच में है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे पी दिख रहा है, तो ये पी किसके बीच में है, तो पी के और बी के बीच में है, के और बी के बीच में है। तो ऑप्शन कहाँ पे है, के और बी। तो देखिए के और बी यहाँ पे है, ऑप्शन बी के और बी, यानी कि या बी, इसको हम लोग के और बी कह सकते हैं या बी और के भी कह सकते हैं। ये बीच में है बी और के या के और बी के बीच में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी और के बीच में पी स्थित है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग
8 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अंक क्रम में ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 2 है। यहाँ पे अच्छे से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये जो सारे संख्या दिया हुआ है इसमें से कितना ऐसा 7 है जिसके ठीक पहले 4 है, 7 जिसके ठीक पहले 4 है लेकिन ठीक बाद में 2 है। कितने संख्या जिसके ठीक पहले 4 नहीं है और लेकिन ठीक बाद में 2 है। तो देखिए कितने संख्या है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला संख्या तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, 7 के ठीक बाद 2 है लेकिन 7 के पहले 4 नहीं है, तो एक संख्या यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरे संख्या देखते हैं हम लोग, और कहीं पे भी है जो कि 7 के पहले 4 नहीं है और 7 के बाद ठीक बाद 2 है। तो वो कौन सी संख्या कहाँ पे और है? तो एक संख्या हमको यहाँ पे दिख रहा है, 7 के ठीक पहले 4 नहीं है और 7 के ठीक बाद 2 है। और संख्या कोई दिख रहा है तो देखते हैं। और एक संख्या यहाँ पे दिख रहा है, 7 जो है इसके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद 2 है। और कोई संख्या दिख रहा है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 के ठीक बाद 2 तो दिख रहा है लेकिन 7 के ठीक बाद 4 भी दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, 7 के पहले 4 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा। और कहीं भी नहीं है, तो ये 3 जगह दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से 3 संख्या ऐसे है जो 7 के ठीक पहले 4 नहीं है और 7 के ठीक बाद 2 है। उम्मीद करते हैं कैसे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, प्रश्नांकित स्थान पर आने वाली आकृति बताइए। तो बताइए ये इस प्रकार है और ये इस प्रकार है और ये इस प्रकार है, तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे किस प्रकार का आकृति बनेगा। तो देखिए इसे बहुत ही क्वेश्चन है, आसान तरीका से समझिए। इसमें देखिए कितने बिंदु है, तो इसमें 2 बिंदु है। और इसमें कितने बिंदु है, तो इसमें 3 बिंदु है। और इसमें 4 बिंदु है, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें 5 बिंदु होना चाहिए। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में, किस ऑप्शन में 5 को बिंदु दिया हुआ है, तो इसमें तो 3 बिंदु है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें 5 बिंदु है, तो ये 5 बिंदु है। उसके बाद और देखते हैं, तो इसमें 3 बिंदु है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन 5 बिंदु इसमें भी दिख रहा है और 5 बिंदु इसमें भी दिख रहा है, तो इसमें से कौन हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बिंदु जो है ये नीचे है, उसके बाद ऊपर है, ऊपर के बाद फिर नीचे है, तो नीचे के बाद कहाँ जाएगा, ऊपर। ध्यान से देखिए, 2 बिंदु नीचे में है और उसके बाद 3 बिंदु ऊपर में है, तो 4 बिंदु नीचे आया तो 5 बिंदु ऊपर जाएगा। तो ऊपर में 5 बिंदु किस ऑप्शन में है, देखिए तो ऊपर में 5 बिंदु ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए एक बार इस प्रश्न को और समझा देते हैं। इसमें देखिए 2 बिंदु है नीचे की तरफ, उसके बाद ऊपर की तरफ 3 बिंदु है और उसके बाद नीचे की तरफ 4 बिंदु है। तो पहले नीचे है, इसके बाद ऊपर है, उसके बाद नीचे है, तो उसके बाद कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर में 2 बिंदु है, इसमें 3 बिंदु, इसमें 4 बिंदु है, तो ऊपर में 5 बिंदु किस ऑप्शन में है, तो ऊपर में 5 बिंदु ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताइएगा अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं, हमारा क्लास कैसा लग रहा है। इस क्लास को डेली आप लोग अटेंड करिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा। मैथ तो इसमें नहीं समझा पाएंगे क्योंकि मैथ लॉन्ग फॉर्म में सॉल्व होता है, तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसमें रीजनिंग और हिंदी और जीएस का क्लास डेली आएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे चैनल को माध्यम से इस वीडियो को देख सकेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे क्लास का PDF प्रोवाइड हो जाएगा
और जितने सारे जॉब का नोटिफिकेशन भी आता है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा सूचना आपको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 4 के बाद 10 आया और 10 के बाद 22 आया और 22 के बाद 46 आया। तो 46 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। तो देखिए 4 से 10 कैसे आया, तो इसमें +6 हुआ है। और उसके बाद 10 से 22 कैसे आया, तो 10 से 22 लाने के लिए यहाँ पे +12 किया हुआ है। और उसके बाद 22 से 46 यहाँ लाने के लिए क्या किया हुआ है, तो 22 में यहाँ पे 24 जो प्लस किया हुआ है। तो 46 के बाद इसमें क्या प्लस होगा, तो आप देखिए इसमें 6 के दुगना किया हुआ है 12, तो इसमें क्या होगा 24 का दुगना होगा 48, तो इसमें 48 प्लस होगा। तो जब 46 में 48 प्लस होगा तो जो संख्या आएगा वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखा जाएगा। तो 46 में हम लोग 48 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 94 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 94 संख्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 94 किस में दिया हुआ है, तो 94 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 94 डी आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 11 नंबर संख्या प्रश्न है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए हम लोग। यहाँ पे 7 से 49 कैसे आया है आप लोग सोच के बताइए। और यहाँ पे 9 से 81 कैसे आया है आप लोग बताइए। तो देखिए 7 से 49 करने के लिए हमको 7 का स्क्वायर किया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर किए तो 49 आ गया। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर किए हैं तो 81 आ गया। तो हम लोग किसका स्क्वायर करेंगे कि 25 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। इस रिक्त स्थान को यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 भराएगा। तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो यह रहा 12 नंबर आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे। इसका आप फटाफट जिसको आंसर पता है वो कमेंट करके बताइए, इसलिए हम आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं। जिनको आ रहा है वो अपने कॉपी पेन पे बनाकर इसका आंसर कमेंट करिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं, कैसे बनेगा। एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी है। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित शर्ट पहने हुए थे। उनमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं थे। जो 19 गो हॉकी खिलाड़ी थे उनमें से सारे के सारे पैंट और शर्ट पहने हुए थे, बिना कपड़े का कोई नहीं थे। और उसके बाद है जो 11 जो खिलाड़ी है वो निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। तो बताइए कितने खिलाड़ी पूरी शर्ट और पैंट यानी कि पूरी वर्दी में थे। तो देखिए टोटल हमारे पास 19 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे दो हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। एक शर्ट जो पहने हुए हैं इसमें, इस बॉक्स में शर्ट पहने हुए लोग हो जाएंगे और इस बॉक्स में टोटल पैंट पहने हुए लोग हो जाएंगे। तो 19 को लोग है, 19 में से 14 को खिलाड़ी जो है कि शर्ट पहना हुआ है। तो 14 को अगर शर्ट पहना हुआ है तो 5 को खिलाड़ी वैसा होगा जो कि पैंट पहना होगा। तो पैंट की संख्या हमारे पास यहाँ 5 हो जाएगा। और उसके बाद 11 जो खिलाड़ी है वह हॉकी पैंट पहने हुए थे। तो 11 को खिलाड़ी जो कि पैंट पहने हुए हैं, तो कितने 19 में से 11 को अगर पैंट पहने हुए हैं तो 19 में से 11 को अगर पैंट पहने हुए तो कितने ऐसे बच जाएंगे जो शर्ट पहने होंगे। तो 19 में से अगर 11 को हम लोग घटाएंगे तो 8 को जो लोग बच जाएंगे वो शर्ट पहने होंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, 8 को शर्ट पहने हुए हैं और 5 को पैंट पहने हुए हैं। और टोटल खिलाड़ी हमारे पास 19 है। तो 8 और 5 13 हो गया। बाकी जो खिलाड़ी बच गया वो पूरी वर्दी में है। तो बाकी जो खिलाड़ी कितना बच गया, वह 6 खिलाड़ी बच गया। तो 6 ऐसा खिलाड़ी है जो कि पूरे वर्दी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6। देखिए क्वेश्चन को समझिए फिर से। 19 गो खिलाड़ी है
और यहाँ पे बोल रहा है कि 14 खिलाड़ी शर्ट पहना हुआ है, तो 19 में से 14 को अगर शर्ट पहना है तो पैंट कितना पहनेगा, 5 गो। तो पैंट की बॉक्स में यहाँ पे 5 गो लिखा गया। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि 11 जो खिलाड़ी है, 19 में से 11 को ऐसा खिलाड़ी है जो पैंट पहना हुआ है। 11 में से जो 19 में से 11 खिलाड़ी ऐसा है जो पैंट पहना हुआ है, तो बाकी जो बच जाएगा वह शर्ट पहना होगा। तो 19 में से 11 अगर पैंट पहना तो शर्ट कितने को पहनेगा, 8 गो। तो शर्ट में 8 गो आ गया और टोटल हमारे पास 19 को खिलाड़ी है, तो 8 गो शर्ट पहना हुआ और 5 को पैंट पहना हुआ है, तो 13 गो खिलाड़ी हो गया। हमारे पास टोटल खिलाड़ी 19 है। तो बाकी के जो बचा 6 खिलाड़ी, वो 6 खिलाड़ी पूरे वर्दी में होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 गो। उम्मीद करते हैं कि अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा, कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति के अनुसार मोड़कर काटा जाए तो उसे खोलने पर वह कैसा दिखेगा। दी गई आकृति में से सही उत्तर आकृति चुनिए। तो एक देखिए हमारे पास पेपर है, उसको इधर से मोड़ा हुआ है, इधर से मोड़ा तो कुछ इस प्रकार का बन गया, और उसके बाद फिर इधर से मोड़ा है तो कुछ इस प्रकार का बन गया। तो बताइए इसमें से अगला किस आकृति का बनेगा। तो देखिए अगर इसको खोलेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ से जो पलटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद एक और पलटेगा इधर से तो इधर आ जाएगा, और इसके बाद फिर इधर से पलटेगा तो इधर खुल जाएगा। तो इसका खोलने पर मुंह कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, इधर से फिर इधर से और फिर इधर से और फिर इधर से। तो इस प्रकार के किस ऑप्शन में है देखिए। तो ये जो है ये ऑप्शन डी में दिख रहा है। इस प्रकार की ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे पेपर को इसको खोलने पे ऑप्शन डी की तरह दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन पढ़ने में ही समय चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं क्या क्वेश्चन में है, हाल ही से इसके सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा। ये जो कह रहा है, उदाहरण के लिए ई को 0 0 लिखा जाता था, तो देखिए ई को 0 0 किस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पे ई जो लिखा है, यहाँ पे ई है, तो ई को यहाँ पे एक 0 है, एक यहाँ पे 0 है, तो ई को हम 2 बार 0 0 लिख दिए। उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। अब डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, काट के लिए समूह को पहचाने। तो काट को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखिए सी कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सी एक यहाँ से 6 हो गया, एक यहाँ से 6 हो गया, तो सी को हम 66 लिख देंगे। और उसके बाद क्या होगा, तो आप ऑप्शन में देखिएगा 66 का शुरू ऑप्शन बी से हो रहा है, और किसी भी ऑप्शन में 66 का शुरुआत नहीं हो रहा है। तो यहाँ से इतने से ही हम लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर देंगे। अगर आप इसको पूरा बनाना चाहते हैं तो पूरा ही बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 15 नंबर है, निम्न उत्तर आकृतियों में से किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। जो प्रश्न आकृति कुछ इस प्रकार है, तो ये इसी प्रकार किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप बताइए। तो देखिए सबसे आसान तरीका है इसमें ऑप्शन को ऑप्शन वाई बनाने का, ऑप्शन काट कर बनाने का। आप यहाँ पे देखिएगा जो तीर है, एक तीर नीचे की तरफ से आ रहा है, तो देखिए किस ऑप्शन में नीचे की ओर तीर आ रहा है। तो एक ऑप्शन ये है, इसमें नीचे की तीर आ रहा है, और एक ये है जो इसमें नीचे की ओर तीर नहीं आ रहा है। बी में देखिएगा कि सारा तीर ऊपर आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन सी देखेंगे तो इसमें कोई तीर ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद जो ऑप्शन डी बच जाएगा, इसमें जो तीर है यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी नीचे आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी बच गया, 2 यहाँ पे ऑप्शन कट हो गया। तो ऑप्शन ए और बी, ए और डी में कौन राइट होगा। तो देखिए हमारा एरो के बाद जो है, एक एरो के ऊपर में एक वृत्त बना हुआ है जो कि बिना कलर किया हुआ है।
तो ऐसा वृत्त जो बना हो किस में है, तो इसमें देखिएगा जो वृत्त छोटा सा बना हुआ है इसमें कलर किया हुआ है, कलर किया इसमें नहीं, इसमें कलर किया हुआ है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग, इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे आया है और ये जो वृत्त बना हुआ है इसमें कलर नहीं किया हुआ है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से समझा देते, देखिए एक बार। इसमें जो एरो है एक तीर बना हुआ हो नीचे की ओर आया हुआ है, तो नीचे की ओर किस में आया हुआ ऑप्शन में देखिएगा, तो ऑप्शन बी में नीचे की ओर नहीं आया हुआ है, एक भी तीर नीचे की ओर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में एक भी तीर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे की ओर तीर आया है और ऑप्शन ए में भी नीचे की ओर तीर आया है। तो हम लोग ऑप्शन ए और डी में से राइट आंसर को चुनेंगे, कौन हो जाएगा। तो इसमें एक जो छोटा सा सर्कल बना हुआ है जो वृत्त प्रकार की बना हुआ है, तो वृत्त इसमें भी बना है छोटा सा सर्कल और इसमें भी है। तो आप इसमें देख सकते हैं प्रश्न में जो कि वृत्त का कलर नहीं किया हुआ है और इसमें कलर किया हुआ है, तो इसलिए एक गलत हो जाएगा। बाकी जो बच जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें नहीं कलर किया हुआ है और इसमें भी नहीं कलर किया हुआ है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर प्रश्न हमारे पास है, यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है गुणा करना, डी का अर्थ है भाग करना, तो दी गई समीकरण का मान होगा। तो इसको सॉल्व करिए, हम लोग देखते हैं। तो ए का अर्थ है क्या, तो ए का अर्थ है जोड़ना, तो ए के स्थान पे हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। और बी का अर्थ है घटाना, तो बी के स्थान पे हम लोग घटा देंगे। और उसके बाद सी का अर्थ है गुना करना, तो सी के स्थान पे हम लोग गुना कर देंगे। और उसके बाद है डी का अर्थ होता है भाग करना, तो डी के स्थान पे हम लोग भाग कर देंगे। अब इसको हम लोग बोडमास के रूल से मैथ को इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बोडमास कहता है कि सबसे पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुना, फिर जोड़ घटाओ। तो पहले हम लोग भाग करेंगे, तो 18 गुना जो है उसको लिख देंगे। मैथ तो आपको पता ही होगा किस तरह से सॉल्व होता है, तो आप सॉल्व करिए। देखिए 18 गुना 14 और इसके बाद प्लस 6, 16 में से 4 को भागा कर देंगे, तो 16 में 4 को अगर भागा करेंगे तो 4 बचेगा। और उसके बाद 18 में 14 को गुना करना है, तो 18 में 14 को गुना करेंगे तो 252 आ जाएगा। तो यहाँ पे 252 और प्लस 6 और माइनस 4 कर देंगे, तो 252 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 258। 258 माइनस 4 करेंगे, तो 258 में से 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 254 आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 254। तो देखिए 254 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 254 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 254। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को। तो 17 नंबर आकृति से है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो ये हमारा प्रश्न आकृति यहाँ पे टूटा हुआ है, इसमें से कौन सा जुटेगा यहाँ पे कि पूरा हो जाएगा। तो देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे एक कुछ इस तरह से आया है, तो एक यहाँ पे आकर जुटेगा और उसके बाद एक यहाँ पे जुटेगा। तो कुछ इस प्रकार किस में दिया हुआ है, तो यह हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक यहाँ से आ रहा है, एक सीधे आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस आकृति का क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऑप्शन ए अगर इसको रख देंगे यहाँ पे, तो ये फुल आकृति अच्छे तरीके से बन जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं प्रश्न 18 नंबर की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। तो इसमें से ऐसा कितने लड़कियां हैं जो सेवारत है लेकिन वह अविवाहित में है। तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं, अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा संख्या दिख रहा होगा, विवाहित में कौन कौन से आ रहा है, तो विवाहित में 7, 6 और 4 और 5 विवाहित में आ जा रहा है। और जो 2 हमारा संख्या है वह 2 संख्या इसमें आ रहा है, सेवारत में देख सकते हैं, सेवारत का यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 जो लौक रहा है वो सेवारत में आ जा रहा है। और जो
2 यहाँ से भी देख सकते हैं आप, वह विवाहित में नहीं आ रहा है, यह लड़कियां में आ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 2 जो ऐसा लड़कियां है वह सेवारत तो है लेकिन वह अविवाहित में आ रही है। तो 2 किस ऑप्शन में है? तो 2 ऑप्शन बी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति का विश्लेषण कर नियम ज्ञात कर अवयव की विलुप्ति आकृति की पूर्ति करें। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी आकृति यहाँ पे आएगा? तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक वृत्त बना हुआ है और इसमें एक त्रिभुज है और इसका चतुर्भुज है। तो इसमें भी एक, सिर्फ ऊपर से देखिएगा, अंदर नहीं देखना है। ऊपर से देखिए, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और इसमें एक ट्रायंगल है, सॉरी त्रिभुज है और इसमें चतुर्भुज है। उसके बाद इसमें वृत्त है। तो इसमें देखिएगा एक चतुर्भुज है और इसमें वृत्त है। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज इसमें नहीं है तो यहाँ पे एक बाहर में त्रिभुज बनेगा। सिर्फ बाहर देखना है, अंदर नहीं देखना है। कुछ लोग बोलेंगे इसमें तो त्रिभुज है, तो ये अंदर में है, अंदर नहीं देखना है, बाहर में देखना है। तो बाहर में इसमें त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज यहाँ पे भराएगा। और इसके बाद अब अंदर देखना है। तो अब अंदर कैसे देखेंगे? अब अंदर को देखिएगा तो यहाँ से बीच में यहाँ से भाग दिया हुआ है। तो अब देखिए बाहर में एक त्रिभुज आ जाएगा और उसके बाद इसमें देखिएगा तो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर में भी त्रिभुज बन रहा है एक, और इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर में। और इसमें देखिएगा तो अंदर में एक त्रिभुज इसमें भी बन रहा है और बाहर में नहीं बन रहा, तो इसके अंदर एक त्रिभुज और आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर इस तरह की आकृति किस में है? तो इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनिए। इन सारे चारों ऑप्शन में से वह कौन सा जो वर्ड है वह सबसे अलग है? तो देखिए, चॉप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को काटना, चॉप चॉप करके काटना। और स्प्लिट का मतलब भी काटना ही होता है। आप फ़ोन चलाते होंगे, वहाँ पे स्प्लिट करते होंगे, किसी भी चीज़ को काटते होंगे, स्प्लिट करते होंगे, तो स्प्लिट का मतलब ही काटना हो जाता है। और स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्लाइस का मतलब ही काटना होता है, पीस पीस करके स्लाइस करके काटना होता है। लेकिन चिरिप का ये जो एक अलग समूह है, चिरिप का मतलब होता है चिड़िया का चिड़चिड़ाहट। तो इसमें अलग समूह एक ऑप्शन सी है, चिरिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसजीडी में 20 जीके जीएस का और 20 मैथ का और 20 रीजनिंग का और 20 हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन देता है। तो हम इसमें 20 नहीं बल्कि 25 क्वेश्चन मैथ का करेंगे, सॉरी मैथ नहीं करेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का करेंगे और 25 क्वेश्चन जीएस का करेंगे, 25 क्वेश्चन हिंदी का करेंगे। तो 20 क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 7 को कोट भाषा में 2 3 1 3 6 लिखा जाए तो EIGHT को 3 4 5 7 9 लिखा जाए तो 9 को कैसे लिखा जाएगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं SEVEN। 7 S की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2, और इसमें E के जगह पे 3 लिखा हुआ है, और इसमें V के जगह पे 1 लिखा हुआ है, और इसमें फिर E के स्थान पे 3 लिखा हुआ है, और इसमें N के स्थान पे 6 लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो 8 लिखेंगे, EIGHT। देखिए E के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? इसमें E के स्थान पे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद I के स्थान पे 4 लिखा हुआ है, और G के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, और उसके बाद H के स्थान पे 7 लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं H के स्थान पे 7। उसके बाद T लिखा हुआ है, T के स्थान पे 9 लिखा हुआ है। तो हमको NINE को लिखना है। NIN कैसे लिखा है, इसका मान क्या होगा? तो NINE को लिखेंगे तो N के स्थान पे देखिएगा क्या आया है इसमें से N कहाँ पे लिखा हुआ है? तो N यहाँ पे है, तो N के स्थान पे क्या है? तो N के स्थान पे 6 है। तो यहाँ पे हम लोग N के स्थान पे 6 लिख देंगे।
और उसके बाद आई है, तो इसमें से देखिएगा आई के स्थान पे कौन सी संख्या है, तो आई के स्थान पे यहाँ पे 4 है, तो आई के स्थान पे यहाँ पे 4 लिख देंगे। और उसके बाद फिर क्या है, एन है, तो एन के स्थान पे क्या है, तो एन के स्थान पे 6 है, तो फिर से यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद ई है, ई के स्थान पे कौन है, तो आप देख सकते हैं ई यहाँ पे है, भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो ई के स्थान पे आप देख सकते हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कोई से भी यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हमारा एन का मान आ जाएगा। इसका मान क्या है, 6 4 6 3। तो 6 4 6 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमको 6 4 6 3 ऑप्शन 1 में दिख रहा है, ऑप्शन ए में 6 4 6 3 दिख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। NINE का मान 6 4 6 3 आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा 22 नंबर प्रश्न। इसमें प्रथम युग की आकृतियाँ जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, उसी संबंध के आधार पर द्वितीय युग्म की दूसरी आकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिएगा, तो इसमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी आकृति भरा जाएगा इसमें चारों में से। तो आप देखिए इसमें कितने जो लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, इसमें भी 3 लाइन है, तो इसमें भी 3 लाइन आना चाहिए। तो 3 लाइन किस ऑप्शन में देखते हैं, तो 3 लाइन ऑप्शन 1 में भी है और 3 लाइन ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऐसे कट जाएगा। और 3 लाइन इसमें भी है, 3 लाइन इसमें भी है। एक ऑप्शन तो हमारा कट गया, बाकी 3 बचा। 3 में से कौन होगा राइट आंसर। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में बना हुआ है ट्रेंगल, उसके बाद राइट में बना हुआ है, इसके बाद लेफ्ट बना है, पहले लेफ्ट उसके बाद राइट उसके बाद लेफ्ट, तो यहाँ पे राइट में बनेगा। तो राइट में कौन किस ऑप्शन में दिख रहा हुआ है, तो राइट इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें तो नीचे बन रहा है, तो पहले ही गलत हो जाएगा। और आप राइट को किस में दिख रहा हुआ है, तो राइट ऑप्शन डी में दिख रहा है। देखिए राइट कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस स्थान पे ये वाला भराएगा तो सही आकृति बनेगा। तो 22 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। 22 के बाद देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोग प्रत्येक ऑप्शन बाय चेक करते हैं। देखिए एम इसमें दिया हुआ है, यहाँ से देखेंगे ऑप्शन ए में सी है, तो सी यहाँ पे दिया हुआ है। एच है तो एच इसमें भी दिया हुआ है। ए है तो ए इसमें भी है। एन है तो एन इसमें भी है। जी है तो जी इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे ये नहीं बनाया जा सकता है। और बाकी ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें एम है तो इसमें भी एम है, इसमें ई है तो इसमें भी ई है, इसमें एस है तो इसमें भी एस यहाँ पे है, इसमें एच है तो इसमें भी एच है। तो ये तो बिल्कुल राइट है, ये बन रहा है। हमको ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं बनाना चाहिए, नहीं बन सकता है, तो ये तो बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। हम लोग देखते हैं सी को, सी में डी है और डी इसमें भी है। आई इसमें है तो आई इसमें भी है। सी इसमें है तो सी इसमें भी है। ई इसमें है तो ई इसमें भी है, तो ये भी बन रहा है, ये तो गलत हो जाएगा बन रहा है। तो ऐसा चूज करना है जो नहीं बनाया जा सकता है। फिर हम लोग डी को देखते हैं, तो डी में सी है और इसमें भी सी है, और इसमें ए है तो इसमें भी ए है, इसमें ए है तो इसमें भी ए है। उसके बाद इसमें आर है तो इसमें भी यहाँ पे आर है। उसके बाद इसमें एम है तो इसमें भी यहाँ पे एम है, तो ये भी बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से देखिए ए जो बन रहा है वो नहीं बन रहा है इससे। सी इसमें है तो सी इसमें भी है, एच इसमें है तो एच इसमें है, लेकिन यहाँ पे ए है तो इसमें ए यहाँ भी है, और एन इसमें है तो एन यहाँ पे है, लेकिन जी जो है जी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये नहीं बन रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से आपको देखकर क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमको व्यवस्थित करना है, क्रम में सजाना है। तो कैसे सजेगा, सबसे पहले तो हमारा इम्पोर्ट शब्द हो जाएगा, जो इम्पोर्ट से इम्पोर्टेड बना है। उसके बाद इम्प्रूव से इम्प्रोसिव बना है। तो पहला कौन हो जाएगा, तो पहले ये हो जाएगा 2, तो पहले 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इम्पोर्ट से इम्पोर्टेड बना है, उसके बाद 2 के बाद 1 बना है, और उसके बाद फिर
इम्प्रूव से इम्प्रोसिव बना है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, एक के बाद 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इम्प्रोसिव बना है, इम्प्रोवाइज बना है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है 2 1 4 और 3। तो 2 1 4 और 3, 2 1 4 और 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट और लास्ट है, मैथ रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से हमारा जीएस स्टार्ट होने वाले हैं। तो 25 क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। तो आप बता सकते हैं इसमें से ए सी ई एफ में से कौन भिन्न आकृति है। जिनको पता हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें से भिन्न आकृति कौन है, तो आप देखिएगा इसमें 1 1 2 1 3 इसमें रेखा दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है 1 2 3, इसमें भी 3 है। और इसमें 1 यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 है। और इसमें क्या है तो 1 1 2 1 3 और 1 4। तो इसमें भिन्न ई दिख रहा है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 हो जा रहा है, इसमें 3 है। तो इसमें से भिन्न कौन है, तो इसमें से भिन्न सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ई इसमें से भिन्न आकृति है। तो उम्मीद करते हैं 25 में से 25 रीजनिंग आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जीएस का क्वेश्चन। जीएस का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर लो। आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, क्वेश्चन टाइपिंग करते हैं, तो प्लीज़ आप तो इतना मेरे लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग जीएस का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जीएस का क्वेश्चन है, 21वें FIFA विश्व कप फुटबॉल 2018 की विजेता टीम कौन है। तो FIFA विश्व कप फुटबॉल 2018 की विजेता टीम फ्रांस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि जीएसटी का पूर्ण रूप का मतलब होता है फुल फॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, तो जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 27 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की। यह योजना किसके लिए है। तो 27 अप्रैल 2027 को केंद्र सरकार ने जो उड़ान योजना की शुरुआत की थी वह खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए योजना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए किया था। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो बताइए भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। आपके सामने ऑप्शन है अरुण जेटली, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है रामविलास पासवान। तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो यह बौद्ध का निरूपण करता है। सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो प्राचीन काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी प्राचीन काल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे
भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन है? तो पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो बताइए आप लोग, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? तो चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ले कॉर्बुजियर। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद ले कॉर्बुजियर है। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो यह पोलिया है। पोलिया एक ऐसा बीमारी है जो विषाणु के द्वारा होती है। तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी पोलिया है। नेक्स्ट है तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो तकनीकी शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। तकनीकी शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1982 में, 1983 में, 1980 में, 1985 में। तो बताइए, जिनको पता है वो कमेंट करके बताता चलिएगा सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आपके यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए शुरू से अंत तक। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रसिद्ध मुगल गार्डन बताइए आप लोग कहाँ में स्थित है? तो भारत का प्रसिद्ध मुगल गार्डन दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रपति भवन में। भारत का प्रसिद्ध मुगल गार्डन दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? किस वर्ष में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? तो यह 1945 में गिराया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। नेक्स्ट है, ओजोन परत हमारे हानिकारक किससे रक्षा करती है? ओजोन परत हमारी हानिकारक को किससे रक्षा करती है?
तो ओजोन परत हमारे हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। ओजोन परत हमारी हानिकारक को पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? वह किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 370 में दिया गया है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किसको मापने में होता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने में उपयोग होता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा कप किस खेल से संबंध है? फीफा खेल कप किस खेल से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। तो बताइए जिन लोग को पता है वो फीफा कप खेल किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप खेल फुटबॉल से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइए घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो लोगों को पता है वो कमेंट करके बताइए। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 209, 208, 206, 207। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। तो यहाँ पे हमारा जीएस का 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होने वाला है हिंदी का क्वेश्चन। यहाँ से हमारा हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो हिंदी में पहला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सहृदय, ऑप्शन सी सहचर, ऑप्शन डी सहकार। तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाले, जानने का इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला को क्या कहते हैं? तो मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय कहते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो बहुत बातें करता हो उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत बातें करता हो उसको वाचाल कहते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे मुहावरा, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मुहावरा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। नेक्स्ट है जूते चाटना। जूते चाटने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खुशामद करना होगा। जूते चाटना का मुहावरा का अर्थ होगा खुशामद करना। नेक्स्ट है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मुहावरा हो जाएगा मूर्ख बन जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना का मुहावरा मूर्ख बन जाना होगा। नेक्स्ट है अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना का मुहावरा क्या हो जाएगा? तो अवसर का लाभ उठाना का मुहावरा हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। फूला ना समाना का मुहावरा क्या होता है? फूला ना समाना का मुहावरा होता है खुश होना, बहुत खुश होना। खुश के मारे उसको फूला नहीं समा रहा है। फूला ना समाना का मुहावरा होता है बहुत खुश होना। आकाश पताल एक करना, इसका मुहावरा क्या होता है? तो आकाश पताल एक करना होता है बहुत मेहनत करना। तो अवसर का लाभ उठाना, या इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन एक, बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट है संधि विच्छेद करना। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा रीति प्लस अनुसार, हो जाएगा रीति अनुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रीति अनुसार का संधि विच्छेद रीति प्लस अनुसार। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 85 और 86 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 85 और 86 में जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें से शुद्ध वाक्य कौन है उसको चुनना है। तो देखिए ऑप्शन एक है वह एक महिला विद्वान थी। ऑप्शन बी है वह एक विदुषी महिला थी। ऑप्शन सी है एक विदुषी महिला थी वह। ऑप्शन डी है वह एक विद्वान महिला थी। तो महिला को विद्वान कभी भी नहीं कहा जा सकता है। विद्वान कहा जाता है पुरुष को, महिला को कहा जाता है विदुषी। तो इसमें ऑप्शन एक में यह एक महिला विद्वान थी, तो विद्वान हो गया। हाँ, तो इसमें गलत हो गया, विद्वान नहीं कहा जा सकता है, महिला को विदुषी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है वह एक विदुषी महिला थी। फिर नेक्स्ट है एक विदुषी महिला थी वह, एक विदुषी महिला थी वह। ये तो सेंटेंस गड़बड़ लग रहा है, ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वह एक विद्वान महिला थी। तो महिला कभी विद्वान नहीं होती है, विदुषी होती है, यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा वह एक विदुषी महिला थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन बी है वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ना कि वह सम्रपान के साथ अपनी बात बताएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा ये, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 86 के बाद 87 नंबर की ओर। तो 87 नंबर है, प्रश्न संख्या 87 और 88 में अनेकार्थी शब्द दिए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ एक ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो प्रमथ स्वेच्छारी का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो प्रमथ स्वेच्छारी का दूसरा अर्थ होता है उन्मत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रमथ स्वेच्छारी का दूसरा अर्थ होता है उन्मत्त। कनक धतूरा का दूसरा अर्थ क्या होता है? तो बताइए, कनक धतूरा का दूसरा अर्थ होता है सोना। कनक धतूरा का दूसरा अर्थ होता है सोना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 89 और 90 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है
त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे अनुरूप अक्षर ABC का चुनाव कीजिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखा हुआ है, उसमें हमको चुनना है कि इसमें त्रुटि है या नहीं है। तो देखते हैं। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ मुझे कल 2 किलो लीची खरीदना है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, इसमें से कौन सी त्रुटि हो जाएगी। इसमें त्रुटि है लीची खरीदने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने नहीं, खरीदनी है, लीची खरीदनी है। तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, लीची खरीदने हैं। नेक्स्ट है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल दो, इसमें कौन सी त्रुटि है। तो अपने अपने किताब बस्ते में डाल दो, इसमें कौन त्रुटि है। तो इसमें त्रुटि है अपने अपने किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 91 और 92 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो माता जी को रिक्त स्थान पे क्या आएगा, आशीर्वाद या शुभाकांक्षी या प्रणाम या स्नेह। तो अपने आप से यहाँ पे रिक्त स्थान पे अपने शब्द को रख के देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है। तो माता जी को आशीर्वाद ये अच्छा नहीं लग रहा है, माता जी को शुभाकांक्षी ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, माता जी को प्रणाम ये सुटेबल अच्छा लग रहा है। माता जी को प्रणाम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, माता जी को प्रणाम। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं हो वह कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चितता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 दिख रहा है, 2 ऑप्शन ऊपर में है, देखते हैं ऑप्शन 2। यहाँ पे ऑप्शन 2 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिथि। अतिथि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आने का तिथि नहीं पता हो अतिथि हो जाएगा। नेक्स्ट है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो पीताम्बर शब्द में बताइए आप सब कौन सी समास है। तो पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास है। समास का आप अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो यूट्यूब पर जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पीताम्बर शब्द का समास बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है सरचंद्र का सही संधि विग्रह क्या है। तो बताइए सरचंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सरचंद्र का सही संधि विच्छेद होगा शरत जोड़ चंद्र। शरत जोड़ चंद्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरचंद्र का संधि विच्छेद शरत जोड़ चंद्र। नेक्स्ट है आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। आभूषण का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आभूषण का पर्यायवाची हार नहीं है। आभूषण का पर्यायवाची अलंकार है, विभूषण है, भूषण है, लेकिन हार नहीं है। आभूषण का पर्यायवाची हार नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार क्या है। तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता है। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है उसके लिए एक शब्द है अपराजय। अपराजय। जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अपराजय, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों के नाम सदैव होते हैं। तो ग्रहों के नाम क्या सदैव स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं या नपुंसकलिंग होते हैं। तो ग्रहों के नाम सदैव न स्त्रीलिंग होते हैं, न पुल्लिंग होते हैं, न नपुंसकलिंग होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है।
तो कौन सा शब्द ऐसा है जो कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल। कमल एक ऐसा शब्द है जो कनक शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है सचरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए जो आगे का अक्षर होता है वो उपसर्ग होता है और जो पीछे का जो अक्षर होता है वो प्रत्यय होता है। तो अगर यहाँ पे प्रत्यय पूछता तो ता हो जाता, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है तो उपसर्ग के लिए हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा सत्य। सत्रित्रता है तो सत पहले पढ़ने में आता है सत्रित्रा, तो सत्य होता है पहले सत्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सचरित्रता शब्द में उपसर्ग है सत्य। तो आज की इस मैराथन क्लास कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो पूरे मैराथन क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और मैराथन के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।